हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर योर लेन्स माय कंट्री, जो कि लिखी थी फैज़ अहमद फैज़ ने। गाइस, ये जो पोएम है वो बेसिकली इंग्लिश ऑनर्स के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस में है और ये पार्टीशन लिटरेचर की कैटेगरी में आती है। तो अब इस पोएम को पढ़ने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके पोएट यानी कि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लें। तो फैज़ अहमद फैज़ जो हैं, उनका जन्म हुआ था 1911 में और उनकी डेथ हुई थी 1984 में। जब वो बॉर्न हुए थे तो वो अनडिवाइडेड पंजाब में रहते थे और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो वो लाहौर साइड चले गए थे पार्टीशन की वजह से, जो कि आप सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो कुछ पोइट्रीज़ थी और कुछ नज़में थी, उनकी वजह से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने इनको जेल भेज दिया, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते थे कि जो फैज़ अहमद फैज़ है वो अपनी नज़मों में मोस्टली अल्लाह को डिनोट करते थे और बोलते थे कि अल्लाह आएगा और ऐसा सब होगा, तुम लोग ख़त्म हो जाओगे। तो वो बेसिकली जो है पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे और उस टाइम का जो पॉलिटिकल लीडर था वो चाहता था कि वो जनता को कुछ अलग तरीके से दिखाए। तो उन्होंने क्या करा कि बोला कि जो फैज़ है वो हिंदू विरोधी है, यानी कि अपनी जो नज़में हैं उनमें हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोलता है और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसको जेल कर रहा हूँ। और जबकि वो असल में तो उन पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो उस टाइम तो इस बात को कोई समझ नहीं पाया, बट उनकी डेथ के बाद ये सब कुछ पता लगा सबको। अब जब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने जब फैज़ अहमद फैज़ को जेल कर दी तो वो पाकिस्तान की ही जेल में रहे और अपने 4 साल वहीं पर काटे। फिर उसके बाद जब वो जेल से छूटे तो वो कुछ सालों के लिए लंदन चले गए और वापस दोबारा से 8 साल 9 साल गुजरने के बाद वापस से पाकिस्तान आए। तो अब ये जो पोइट्री है ये उनके उन्हीं 4 साल में से एक टाइम की है जो उन्होंने अपनी जेल में काटे थे। तो आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी पोएम की तरफ। अब जो इस पोएम का टाइटल है फॉर योर लेन्स माई कंट्री, इससे जो पोएट हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी जो वहाँ की लेन्स थी मतलब कि पाकिस्तान की, उनके बारे में। और आगे वो बोलते हैं माई कंट्री तो मतलब उनकी कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान, तो उसी के बारे में ये बताएंगे। फॉर योर लेन्स माई कंट्री आई कैन sacrifice ऑल आई हैव। इन लाइंस में पोएट हमें बताना चाह रहे हैं, पहले तो वो टाइटल को ही दोबारा से रिपीट करते हैं कि तुम्हारी लेन्स के लिए मेरी कंट्री। आई कैन sacrifice ऑल आई हैव से उनका मतलब है कि मैं हर चीज़ सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, मैं मतलब हर चीज़ कुर्बान कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मेरी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए। ऑल आई हैव से मतलब है कि जो भी मेरे पास है। बट द कस्टम दीज डेज इज़ नो वन वॉक्स विद हेड हेल्ड हाई। इन लाइन से पोएट का मतलब है कि जो आज का कस्टम है, मतलब कि जो आज के लोग हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है उनका क्या कस्टम है कि नो वन वॉक्स विद हेड हेल्ड हाई, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना सिर उठाकर चले। हेड हेल्ड हाई से उनका ये मतलब है कि जितने भी लोग हैं वो सब अपना हेड जो है वो लोअर करके चलते हैं, कोई भी अपनी आवाज़ या अपने सिर को उठाकर नहीं चलता। यानी कि जो ये पॉलिटिकल लीडर्स, जब सबको पता था कि वो इतना गलत कर रहे हैं, तो किसी ने भी उनके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाई फैज़ के अलावा। अब आगे वो कहते हैं द लवर्स लुकिंग फॉर ईच अदर मस्ट स्नीक आउट अफ्रेड ऑफ लाइफ एंड लिम्ब। अब इन लाइंस में वो एक एग्जाम्पल लेते हैं लवर्स का और बोलते हैं कि आजकल के लोग बिल्कुल लवर्स की तरह हैं। मतलब कि जैसे कई लवर्स होते हैं जिनको डर होता है अपनी फैमिलीज़ का कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो दूसरी लवर होती है उसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं अरेंज मैरिज ही कर लूँगा, क्योंकि उनको डर होता है कि मेरी जो लाइफ है उस पर बात ना आ जाए, या लिम्स का यहाँ पर मतलब है कि मेरी हड्डी पसलियाँ ना टूट जाए।
तो इसीलिए फैज़ कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल लवर्स की तरह है, जो बिल्कुल भी इन पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाना चाहते क्योंकि वो डरे हुए हैं उनसे। एंड फॉर देम अ न्यू ऑर्डर ऑफ द डे नाउ। और बोलते हैं अब उन्हीं लोगों के लिए जो आवाज़ नहीं उठाते, उनके लिए एक लाइन बोलते हैं जो यहाँ पर आपको कोटेशन मार्क्स में दी हुई है। द ब्रिक्स एंड स्टोन आर इम्प्रिजन्ड एंड द स्ट्रे डॉग्स फ्री टू रोम। अब यहाँ पर जो ब्रिक्स एंड स्टोन्स है वो लिया गया है ह्यूमंस को और दूसरी तरफ लिए गए हैं स्ट्रे डॉग्स। तो अब इन लाइंस में पोएट बोलते हैं कि द ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर इम्प्रिजन्ड, मतलब जो ह्यूमंस हैं वो बिल्कुल ब्रिक्स और स्टोन्स की तरह हैं जो इम्प्रिजन हो चुके हैं, मतलब जैसे कि फैज़ को जेल हो चुकी है। एंड द स्ट्रे डॉग्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, फ्री टू रोम, और वो हर जगह घूम सकती है, उनको पूरी आज़ादी है जबकि वो गलत काम कर रहे हैं फिर भी। फॉर द मैनी एपोलोजिस्ट ऑफ टायरनी। एपोलोजिस्ट का मतलब होता है सपोर्टर और टायरनी का मतलब होता है क्रूएलिटी। तो अब फैज़ बोलते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैनी मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं क्रूएलिटी को, मतलब गलत कामों को। It's enough that a few of your dear friends have turned into power seekers। और वो बोलते हैं कि ठीक है, बहुत लोग होंगे जो क्रूएलिटी को सपोर्ट करते हैं, बट मेरे लिए इतना ही बहुत है कि कुछ मेरे ऐसे डियर फ्रेंड्स, मतलब मेरे करीबी दोस्त हैं, who have turned into power seekers, जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो बदल चुके हैं अब पावर सीकर्स में, यानी कि वो आवाज़ उठाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो स्टैंड लेते हैं अपनी बात को रखने का और इस वर्ल्ड में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। जजेस एंड प्लेंटिफ्स। जजेस से उनका मतलब है कि बहुत सारे उनके ऐसे दोस्त हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो पावर सीकर्स मतलब अपनी आवाज़ उठाते हैं, दूसरा जजेस की तरह काम करते हैं, मतलब जजमेंट की तरह कि बताते हैं कि कौन गलत है और कौन सही, और तीसरा है प्लेंटिफ्स जिसका मतलब है ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान के खिलाफ जाकर कोर्ट में केस लेकर आता है। तो वो इन लाइन से बेसिकली हमें यही बताना चाहते हैं कि आज के वर्ल्ड में क्रूएलिटी तो ज़्यादा है पर आवाज़ उठाने वाले लोग या अच्छा काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। हु कैन यू आस्क टू रिप्रेजेंट यू, हु कैन यू आस्क जस्टिस फ्रॉम। अब इन दोनों लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो पोएट है वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा इंसान है जिससे तुम कह सकते हो कि वो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आजकल की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दूसरा वो कहते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा इंसान है जिससे तुम अपना न्याय मांग सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारे न्याय के लिए खड़े होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बट पीपल डू सर्वाइव अवे फ्रॉम यू। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं पर ये सब कुछ होने के बाद भी जो लोग हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं, मतलब उनकी जो लाइफ है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। अवे फ्रॉम यू, इन सब से दूर, मतलब ये जो भी पॉलिटिकली चीज़ें हो रही हैं इन सब से दूर लोगों की लाइफ जो है वो चलती रहती है। वरी अबाउट यू, मतलब लोगों को थोड़ी बहुत चिंता तो होती है, पर डे एंड नाइट मतलब दिन और रात उन लोगों को, जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको इनकी चिंता तो होती है जो भी यहाँ पर सब हो रहा है, बट मैनेज समहाउ, बट फिर भी वो लोग किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेते हैं इन सब चीज़ों को। When the prison gratings darken, my heart sees stars sprinkled in your hair। तो यहाँ पर पोएट हमें कहते हैं कि जब जो जेल है उसकी जो ग्रेटिंग्स हैं उसके अंदर का सब डार्कन हो जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है। माई हार्ट सी स्प्रिंकल्ड इन योर हेयर्स। तो उस टाइम मतलब कि अभी रात का समय है, तो जो पोएट का हार्ट है वो देखता है स्टार्स को, मतलब तारों को चमकता हुआ बालों में। यहाँ पे बाल जो हैं हेयर, वो एक इमेज लिए गए हैं जो पाकिस्तान का क्लाउड है उसे दिखाने के लिए। तो पोएट हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि बेशक ही वो जेल में रह रहे हों अभी, बट उनका जो दिल है वो अभी भी उस पाकिस्तान के आसमान को याद करता है, या फिर आप कह सकते हैं उनकी मेमोरीज़ में वो पाकिस्तान अभी भी ज़िंदा है जिसमें रात को पूरे क्लाउड्स में तारे आ जाते थे।
When I see light through these gratings, I know your face would be bathed in dawn. अब वो पहले तो रात का समय बताते हैं और उसके बाद दिन का, और फिर वो कहते हैं कि जब मैं इस लाइट को देखता हूँ आती हुई मेरी ये जो ग्रेटिंग्स हैं इसमें से, आई नो, मुझे ये पता होता है, मेरे मन को पता होता है कि योर फेस, कि जो तुम्हारा चेहरा है, मतलब पाकिस्तान का जो चेहरा है, वुड बी बाथड, बाथड मतलब नहाया हुआ, तो मुझे ये पता होता है कि जो तुम्हारा चेहरा है वो नहाया हुआ होगा इन डॉन। डॉन होता है सुबह की पहली किरण, तो उससे तुम्हारा चेहरा जो है वो पूरा नहाया हुआ होगा। इन एनी केस आई लिव इन इमेजिन डे एंड नाइट्स। तो अब वो बोलते हैं कि हमें जैसा कि पता है वो जेल में रह रहे हैं, तो वो असली पाकिस्तान को तो देख नहीं सकते, इसलिए वो हमें बताते हैं कि मैं जो हूँ अब इमेजिन डे और नाइट में जीता हूँ, क्योंकि मैं उस पाकिस्तान को देख नहीं सकता। आई एग्जिस्ट इन द शैडो ऑफ द प्रिजन वॉल्स। और मैं जो हूँ अब जिंदा रहता हूँ, एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करना होता है अपनी प्रेजेंस को दिखाना, तो वो एग्जिस्ट करते हैं या अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ प्रिजन वॉल्स की शैडो में, मतलब जो प्रिजन, जिस प्रिजन में वो कैद हैं उसकी शैडो में ही वो रहते हैं और कहीं नहीं जा पाते। दिस इज़ हाउ पीपल फाइट ऑपरेशन। यहाँ पे जो ऑपरेशन वर्ड है इसका मतलब है पेन, तो वो बताते हैं यही एक तरीका है जिससे कि लोग जो हैं अपने पेन से लड़ते हैं, और वो कौन सा तरीका है वो उन्होंने अपनी पिछली लाइन में हमें बता ही दिया है कि इमेजिन डे और नाइट में जी कर। देयर रिचुअल इज़ नॉट न्यू नॉर आर माई वेज न्यू। अब इससे पोएट कहना चाह रहे हैं कि ना ही तो जो उनके रिचुअल हैं, मतलब कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ना ही तो उनके जो रिचुअल हैं वो नए हैं, मतलब कि उनके तरीके जो हैं वो नए नहीं हैं। नॉर आर माई वेज न्यू, ना ही तो जो मेरे तरीके हैं वो नए हैं। अब मेरे तरीक़ों से पोएट का मतलब है पोएम लिखने के, पोएट्री लिखने के और नज़म लिखने के। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पहले भी ऐसा ही काम करती थी, और जो पोएट है वो भी आज भी वैसा ही काम करते हैं जैसा वो सब शुरू से करते हुए आ रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी ऑलवेज ग्रीव फ्लावर्स इन फायर। अब इस लाइन से पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि यही एक तरीका है जिससे कि हम, वी यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है हम मतलब सारे पोएट्स के लिए, वी ऑलवेज ग्रीव फ्लावर्स, कि यही तरीका है जिससे हम जो है फूलों को भी उगा देते हैं फायर में। जो फायर है वो एक नेगेटिव सिंबल लिया गया है और जो फ्लावर्स हैं वो एक पॉजिटिव सिंबल लिए गए हैं। तो पोएट कहते हैं कि कोई कितना भी गलत क्यों ना करे, फिर भी जो पोएट्स हैं वो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल ही लेते हैं और हमेशा अपना बेस्ट ही देते हैं और अच्छा ही करते हैं दूसरों के साथ। वो कभी किसी चीज़ को गलत वे में नहीं करते। देयर डिफीट इज़ नॉट न्यू आर विक्ट्री इज़ नॉट न्यू। वो कहते हैं ना ही तो उनकी जो हार है, डिफीट मतलब होता है हार, ना ही तो वो नहीं है, ना ही जो हमारी जीत है वो नहीं है। विक्ट्री का मतलब है जीत। अब यहाँ पर वो गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी की गवर्नमेंट है, उनको बोलते हैं कि तुम्हारी जो डिफ़ीट है, तुम्हारी जो हार है वो नई नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो शुरू से हारती हुई आ रही है। अभी वो थोड़े टाइम के लिए रूल कर लेंगे, बट उसके बाद एंड में उन्होंने हारना ही है। और जो पोएट है वो चाहे अभी उनको झूठा ठहरा ले, बट सब जो लोग हैं वो बाद में ये जान ही जाएंगे कि पोएट ने कुछ गलत नहीं करा था। इसीलिए जो पोएट है वो एंड में जीत जाएंगे और ये लोग हार जाएंगे। दैट इज़ वाई आई डोंट कंप्लेन टू द हेवन। तो इसीलिए पोएट जो है वो कहते हैं कि यही रीज़न है कि मैं भगवान से, हेवन से कभी भी कंप्लेंट नहीं करता किसी भी चीज़ को लेकर कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हो, या दूसरे के साथ जो गलत है उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। आगे वो कहते हैं मेक माई सेल्फ सैड थिंकिंग अबाउट यू। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं ना ही तो मैं तुम्हें कंप्लेंट करता हूँ और ना ही मैं खुद को सैड करता हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर, क्योंकि वो जानते हैं कि एंड में जीत तो उन्हीं की होनी है। वी आर अपार्ट टुडे बट टुमारो वी विल बी टुगेदर। अब आगे पोएट कहते हैं
कि आज हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। हम का मतलब उनसे है कि उनकी कंट्री यानी कि पाकिस्तान और वो अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बट टुमारो वी विल बी टुगेदर, बट कल आएगा जब हम लोग वापस एक हो जाएंगे। सेपरेशन फॉर वन नाइट इज़ नॉट मच। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि एक रात की जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक रात उन्होंने सारी रातों को मिलाकर बोला है जो भी वो पूरे 4 साल में यहाँ जेल में काटेंगे। वो कहते हैं कि ये एक रात की सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे लिए। वट इफ़ माई राइवल्स आर राइडिंग हाई टुडे। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ अगर मेरे जो राइवल्स हैं, मेरे जो अपोज में है या मेरे जो दुश्मन हैं, अगर आज वो राइड कर रहे हैं हाई मतलब मेरे से ऊपर हैं। देयर रेन ऑफ अ फ्यू डेज इज़ नॉट मच। उनका जो ये शासन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। Those who remain true to you understand what the daily turmoil really means। अब यहाँ पर वो डेली टर्मोइल कहते हैं कि जो रोज़ रोज़ की लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उस टाइम कुछ ऐसे लोग भी थे जो तुम्हारे साथ मतलब कि पाकिस्तान के साथ ट्रू रहे, सच्चे रहे। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है कि उस टाइम हमने मिलकर इस लड़ाई को कैसे लड़ा था और उस टाइम पर कैसे सब एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दिया था। और साथ ही साथ वो ये लाइन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे और उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था, फिर भी वो आज के टाइम में जेल में हैं इस गवर्नमेंट की वजह से। तो गाइज़ यहीं पे हमारी ये पोएम एंड होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और साथ ही साथ ये भी कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।